Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगी लाहौल स्पीति का, ठीक है। दो बुक्स का डाटा है मेरे पास और बलोखरा में तो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिया हुआ है लाहौल स्पीति की हिस्ट्री के बारे में, बट जो मैंने 2-3 बुक्स और हैं तो वहाँ पे काफ़ी कुछ नेम्स हैं जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, यानी हाँ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जब आप पेपर देते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। और मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी। बुक्स में तो क्या हुआ है कि जैसे डेट्स थोड़ी अलग हो गई हैं, यानी पहले 1873 का दे दिया हुआ है डाटा, फिर इसे बाद में 1869 का दिया हुआ है, तो मैंने जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में बनाया है। इसी सीक्वेंस से पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग हम फटाफट क्या करते हैं, रिविज़न कर लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। कितने ज़िले हैं टोटल? 12 ज़िले हैं। कौन कौन से? चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और शिमला, सोलन, सिरमौर, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? लाहौल एंड स्पीति, जिसके बारे में आज हम करेंगे, जिसका इतिहास आज हम करेंगे, ठीक है। चंबा के बारे में मैं करवा चुकी हूँ, वीडियोस उसकी भी चल रही हैं, लेकिन जो भी बर्मन वंश था वो मैंने करवा दिया हुआ है सारा का सारा, जो सिंह उपनाम वाले राजा हैं। अब मैं उसके बाद वो करवाऊंगी, ठीक है। तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। आगे देखिए, एरिया वाइज सबसे बड़ा हमारा ज़िला कौन सा है? लाहौल एंड स्पीति। और पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? कांगड़ा। तो लाहौल स्पीति के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। ये देखिए, ये है लाहौल स्पीति का मैप। थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, देख लो, ज़रूरी है। उदयपुर में 2 मंदिर हैं, त्रिलोकीनाथ मंदिर और आपका मृगला देवी मंदिर, ठीक है। डोंट कंफ्यूज त्रिलोकीनाथ विद द त्रिलोकपुर मंदिर। त्रिलोकपुर मंदिर जो है आपका वो सिरमौर में है, त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो है आपका उदयपुर में, जो कि लाहौल स्पीति में है। किलोंग, सिसु, उसके बाद काजा, ताबो, ठीक है। और मठ है कुछ यहाँ पे, गैमूर मठ है यहाँ पे, जैसे की गोम्पा है। उसके बाद है आपका ताबो मठ है, ढांकर है, ठीक है, खोखसर है, ठीक है। सो ये सब जो है वो लाहौल स्पीति में ही है। नदी निकलती है चेनाब नदी, 2 धाराओं से बनती है, चंद्रा नदी और भागा नदी, ठीक है। भागा नदी और चंद्रा नदी जो है वो तांडी में मिलती हैं और उसके बाद जो है वो चेनाब बनाती हैं, और आगे चेनाब जो है लाहौल स्पीति में बहने के बाद जो है यहाँ पे चंबा में चली जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्राचीन इतिहास है। इससे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट करवाना चाहती हूँ, जैसे कि जिला मुख्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो है किलोंग में, लाहौल स्पीति का। जिले के रूप में गठन कब हुआ था? 1 नवंबर को 1966, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को लाहौल स्पीति का जिले के रूप में गठन हुआ था। जनघनत्व है 2, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है, ठीक है। लिंग अनुपात है 916, ये भी 2011 के सेंसस के हिसाब से है। उसके बाद है आपकी साक्षरता है 77.24%, ध्यान रहे 77.24%। चलिए आगे देखिए, आगे इसका जो क्षेत्रफल है, बहुत बार पूछा जाता है कि क्षेत्रफल कितना है लाहौल स्पीति का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रफल जो है वो है 13835, सॉरी यहाँ देखिए 13835 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 13,835 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के 24.85% है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का 24.85% जो है वो लाहौल स्पीति का एरिया है। कितना है? 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जल घनत्व 2 है। जिले के रूप में गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। साक्षरता है 77.24%। जिला मुख्यालय है केलोंग में, और जो लिंग अनुपात है वो है 916 2011 के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, जो शिशु लिंग अनुपात है वो है 1013, ठीक है, जो कि 2011 के हिसाब से, और भारत का ये सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए ओके, बिफोर दिस आप कुछ और चीज़ें भी देख लो, जैसे कि जो लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शंस पता है ना, देखिए ये होता है नॉर्थ उत्तर, ये होता है साउथ दक्षिण, ये होता है ईस्ट यानी पूर्व, और ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है आपका लाहौल स्पीति, ठीक है। दर्रे हैं, बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे रोहतांग दर्रा है, भंगाल दर्रा है, शिगड़कोन दर्रा है, कुंजुम दर्रा है, कुगती दर्रा है, बारालचा दर्रा है। तो जो रोहतांग दर्रा है वो लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा वही है जहाँ से ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। चलिए, रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? लाहौल को कुल्लू से।
उसके बाद भंगाल दर्रा है, नाम से पता चल रहा है बड़ा बंगाल यानी कि कांगड़ा के एरिया होगा, ठीक है। तो लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच में जो स्थित है दर्रा वो है बंगाल दर्रा। उसके बाद है शिगड़कोन दर्रा जो कि लाहौल और जास्कर के बीच में है। कुंजुम दर्रा जो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। कुगती दर्रा है, कुगती दर्रा जो भरमौर में है, ठीक है, यानी भरमौर के बीच में है, लाहौल और भरमौर के बीच में है, ठीक है। तो कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। बारालचा दर्रा जो है वो लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। तो जो बारालचा दर्रा है ना, इस दर्रे पे जास्कर, स्पीति, लाहौल, लद्दाख, तो ये सभी सड़कें जो हैं वो आपस में मिलती हैं, ठीक है। चलिए, घाटियाँ हैं, चंद्रा घाटी है, भागा घाटी है, चंद्रभागा घाटी है, ठीक है। सो बहुत सी घाटियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। नदियाँ हैं, मैं एक्चुअली पहले करवा चुकी हूँ ये सब, जिसने नहीं देखा हुआ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप एक बार प्लीज़ वहाँ पे देख लेना। नदियाँ हैं, नदियाँ मैंने बताई, चंद्रभागा नदी है, ठीक है। स्पीति नदी है, स्पीति नदी जो है वो स्पीति से ही निकलती है, और जो स्पीति नदी है वो सतलुज की सहायक है। सतलुज जो मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से, राकस्थाल से, और उसके बाद शिबकी दर्रा जो कि किन्नौर में है, वहाँ से हमारे हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो जो आपकी स्पीति नदी है वो सतलुज की सहायक है, ना कि चंद्रभागा यानी कि चेनाब की सहायक है, ठीक है। तो पिन नदी है, पिन नदी जो है वो स्पीति की सहायक है, ठीक है। और ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी, ठीक है। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। तो कैप्टन हारकोट ने ना 1869 में तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की जो है उसको पार किया था। ये 25 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और 1873 में लाहौल स्पीति को एंड्रयू विल्सन ने कहा था ग्लेशियर्स की घाटी। किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल को कहा था ग्लेशियर्स की घाटी। और कैप्टन हारकोट ने 1869 में, आई रिपीट 1869 में कैप्टन हारकोट ने शिगड़ी ग्लेशियर को पार किया था जो कि 25 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। चलिए अब करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति, ठीक है। कुछ बुक्स में तो जो हिस्ट्री है लाहौल स्पीति की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो जो आधुनिक इतिहास यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो लाहौल स्पीति की है, ठीक है, उसमें जो आपके सिखों ने जब कब्ज़ा किया था 1840 में, ठीक है, तो वो सब आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। फिर उसके बाद जो अमृतसर संधि हुई थी और जिस तरीके से लाहौल का जो है ब्रिटिश लाहौल का विलय हुआ था 1975 में, चंबा लाहौल का और ब्रिटिश लाहौल का, ठीक है, तो ये सब आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। उसके बाद जो प्राचीन इतिहास है इसमें तो जैसे ये है कि जैसे कनिष्क के समय में भी जो ये क्षेत्र है उनके कब्जे में रहा था, ठीक है। हर्षवर्धन के समय लाहौल का संबंध भी रहा है हर्ष के साथ, राजा हर्ष के साथ, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्राचीन में है, तो मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी क्योंकि कुछ बुक्स में है जो डायरेक्ट ही लाइंस दे दी हैं, लिखती हुई हैं, तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी। इसी सीक्वेंस से आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन है कि मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया है, ठीक है। तो महाभारत युद्ध में भी इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। देखिए जो भी लाइन्स लिखी हैं हिस्ट्री में, किसी भी बुक में लिखी हुई हैं, वो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लो। ये मत सोचना कि ये तो नहीं है इंपॉर्टेंट, ये नहीं आ सकता। जैसे ये लाइन है महाभारत युद्ध में भी इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था, तो ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कनिष्क यानी कुषाण वंश के समय ये क्षेत्र उनके कब्जे में था और जास्कर क्षेत्र में कनिष्क का एक स्तूप प्राप्त हुआ है। 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की। देखिए इस लाइन को, ठीक है। 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की और लाहौल पर हर्ष के समय कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा। तो जो कुल्लू और चंबा थे वो स्वयं ही हर्ष के अधीन थे, जिससे लाहौल भी जो है वो राजा हर्ष के अधीन आ गया। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है कि गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के समय लाहौल का संबंध हर्ष के साम्राज्य से पुनः जुड़ गया, ठीक है। तो 606 और से लेके 664 ईस्वी तक की बात है ये, ठीक है। तो पहले आपने ये लाइन पढ़नी है कि 600 ईस्वी के आसपास जो है चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की थी। तो लाहौल पर हर्ष के समय कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा जो स्वयं हर्ष के अधीन थे, तो इसीलिए जो है लाहौल भी हर्ष के अधीन आ गया, ठीक है। हुएनसांग जो कि चीनी यात्री थे, उन्होंने 635 ईस्वी में जो है कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। तो हुएनसांग की लाहौल यात्रा से पहले ना लाहौल कुल्लू और ब्रह्मपुर के नियंत्रण में था, ठीक है।
ये जो स्पेलिंग्स है वो अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग बुक्स का डाटा है, इसलिए आपको वो लग रहा होगा, लेकिन ये एक ही नाम है। ठीक है, तो ये चीनी यात्री जो है वो कुल्लू और लाहौल में आए थे ह्वेनसांग। ठीक है, 635 ईस्वी में ह्वेनसांग ने लाहौल को लाहुला का नाम दिया। यहाँ देखिए ये इस लाइन में। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने ही लाहौल को लाहुला का नाम दिया और स्पीति क्षेत्र पर सेन राजाओं का शासन था। तो सबसे पहले जाना माना राजा समुद्र सेन था और राजेंद्र सेन के राज में कुल्लू थोड़े समय के लिए स्पीति का हिस्सा बना था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप इसको एक बार देख लो। क्या है, दोबारा पढ़ाती हूँ कि ह्वेनसांग ने लाहौल का नाम जो है लाहुला दिया था और स्पीति क्षेत्र पर सेन राजाओं का शासन था और सबसे पहला राजा जो था वो था राजा समुद्र सेन। ठीक है, और राजेंद्र सेन के समय जो है कुल्लू थोड़े समय के लिए स्पीति का हिस्सा। 7वीं शताब्दी में चेत सेन के राज में स्पीति को लद्दाखी राजा स्त्रोक जन कम्बो ने जीत लिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 राजा किए हमने। सबसे पहले राजा थे, यहाँ देखिए, सबसे पहले कौन थे? राजा समुद्र सेन। उसके बाद राजेंद्र सेन के समय जो है राज में, मतलब राजेंद्र सेन के राज में कुल्लू थोड़े समय के लिए स्पीति का हिस्सा बना। एंड नेक्स्ट राजा है राजा चेत सेन, या फिर कुछ बुक्स में आपको चेत सेन नाम भी मिलेगा। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी में चेत सेन के राज में स्पीति को लद्दाखी राजा स्त्रोकचन गम्बो ने, तो उन्होंने जीत लिया था। आगे देखिए, लाचन उत्पला या फिर लाचन उत्पल, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। तो ये जो थे ये लद्दाखी राजा थे। तो लाहौल पर लद्दाख के राजा लाचन उत्पल का शासन तब से रहा जब से उसने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण जौ देने के लिए मजबूर नहीं किया। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो ये राजा जो थे लाचन उत्पला या लाचन उत्पल जो थे वो लद्दाख के राजा थे। तो इन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया था और कुल्लू के राजा ने उन्हें लोहे और मदसोस, जिसे जौ कहा जाता है, ठीक है, कर के रूप में भुगतान करने का वादा किया था। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि मदसोस क्या होता है? वही याक और गाय के मिश्रण से जो उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे कहते हैं आप मदसोस। ठीक है, जो कि जौ कह सकते हो आप। ठीक है, तो कुल्लू में तो ये नहीं पाया जाता था, लेकिन कुल्लू के राजा ने इसे लाहौल से मंगवाया था। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए जो मैं पढ़ा रही हूँ ना नेम्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद लद्दाख के राजा तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन जो ये चेत सेन नेम मैंने आपको पढ़ाया, इससे पहले मैंने आपको राजेंद्र सेन, और उससे पहले मैं आपको जो समुद्र सेन नेम बताया मैंने, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीति के शासकों को क्या कहा जाता है, तो नोनो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बन गया था। तो कश्मीर के राजा थे जैनुलब्दीन के तिब्बत आक्रमण के समय कुल्लू और लाहौल लद्दाख के अधीन हो गए थे। ठीक है, जब बहादुर सिंह कुल्लू के राजा बने तो उसने लाहौल पर कब्जा पुनः कर लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब बहादुर सिंह ने लाहौल को जीता था तो उस समय कुल्लू और चंबा के बीच ना संधि थी, क्योंकि कुल्लू के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह जो है वो चंबा के राजा गणेश वर्मन के पुत्र प्रताप सिंह वर्मन से किया था। गणेश वर्मन जो कि पहले ऐसे राज परिवार थे चंबा के जिन्होंने अपने नाम के साथ सिंह उपनाम अपनाया था। ठीक है, गणेश वर्मन के 6 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह बहुत ही धार्मिक विचारों के थे और प्रताप सिंह जो है आगे चल के उनके पुत्र वीर सिंह है, फिर उसके बाद बलभद्र, देन जनार्दन और उसके बाद पृथ्वी सिंह। ठीक है, तो ये सब मैं आपको चंबा में करवाऊंगी। वर्मन नाम वाले मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, और जो सिंह नाम वाले वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, या कुछ टाइम में मैं वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो इन दोनों राज परिवारों में जो था जो विवाह हुआ था तो उसमें राजगुरु रामपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम चंबा के इतिहास का, ठीक है, जो कि गणेश वर्मन और उनके पुत्र प्रताप सिंह और उनके पुत्र के राजगुरु थे, राजगुरु रामपति। दोनों ही राज परिवारों में संबंध इन्हीं की वजह से हुआ था। तो चंबा के ताम्रपत्र लेख है, ठीक है, तो वहाँ उस ताम्रपत्र से पता चलता है कि मतलब कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने चंबा के राजगुरु रामपति को कुल्लू में कुछ भूमि दान दी थी। ठीक है, चलिए ये सब मैं आपको उसमें करवाऊंगी, तो आपको इतना पता चल गया। ठीक है, कि बहादुर सिंह की 3 पुत्रियों का विवाह जो है वो गणेश वर्मन के पुत्र जो कि चंबा के थे प्रताप सिंह से हुआ था, और प्रताप सिंह जो है बहुत ज़्यादा ही धार्मिक विचारों के थे। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन्होंने ही आगे चलकर मृगला देवी की मूर्ति जो है
यानी कि मृगला देवी मंदिर बनवाया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उदयपुर में मृगला देवी की मूर्ति चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन के समय में ठाकुर हेमपाल ने रखी थी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि किसने बनवाया था मंदिर, वो राजा प्रताप सिंह ने, जो कि चंबा के थे। ठीक है, इतना लग गया पता। चलिए आगे देखिए, कहा जाता है कि जिस शिल्पकार ने मृगला देवी मंदिर बनाया था उसने ही मनाली का हडिम्बा देवी, जो कि ढुंगरियों में है, ठीक है, उन्होंने बनाया था, जो बहादुर सिंह के राजकाल में बनाया गया था। तो कुल्लू के राजा ने उस शिल्पकार का दायां हाथ कटा दिया था। क्यों? क्योंकि वह उसकी तरह से कोई दूसरा मंदिर ना बना सके, इसलिए उन्होंने उसका दायां हाथ कटवा दिया था। परंतु उसने अपने बाएं हाथ प्रशिक्षित कर मृगला में उससे भी अच्छी एक अद्भुत रचना की थी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना लग गया पता। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि 1683 में लद्दाख पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। ठीक है, ये देखिए, कवालकों यानी मंगोलों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण का कारण था तिब्बत के दो गुट, यानी कि रेड हैट और येलो हैट, दुकपा और गेलुपा के बीच में मतभेद। ठीक है, तो लद्दाख ने दुकपा का पक्ष लिया और गेलुपा यानी येलो हैट ने मंगोलों से मदद मांगी, और जब उन्होंने मदद मांगी तो लद्दाख पर उन्होंने आक्रमण किया। उसी समय मंगोलों ने लाहौल पर भी आक्रमण कर दिया, क्योंकि जो उनके लामा थे वो दुकपा गुट के थे। ठीक है, तो लाहौल पर इस आक्रमण को सोगपो या फिर मंगोल आक्रमण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फिर से बताती हूँ, 1683 में क्या होता है, लद्दाख पर मंगोलों का आक्रमण होता है, और इस आक्रमण का मुख्य कारण होता है कि तिब्बत के दो गुटों के बीच में मतभेद, जो कि थे रेड हैट जिन्हें दुकपा कहा जाता था, येलो हैट जिन्हें गेलुकपा कहा जाता था। ठीक है, तो लद्दाख ने दुकपा का पक्ष लिया, तो गेलुपा यानी येलो हैट ने मंगोलों से मदद मांगी और लद्दाख पर आक्रमण कर दिया। और उसी समय मंगोलों ने, मैं मंगोलों की बात कर रही हूँ, मुगलों की नहीं, ध्यान रहे, ठीक है, मंगोलों की बात हो रही है। तो उसी समय मंगोलों ने लाहौर पर भी आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो उनके लामा थे वो दुकपा गुट के जो समर्थक थे। तो लाहौल ने इस आक्रमण को सोगपो कहा जाता है या फिर मंगोल आक्रमण कहा जाता है। ठीक है, इतना लग गया पता। चलिए आगे देखिए। तो मंगोल सेना लाहौल से कुछ 2-3 साल ही रही वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने केलोंग के किले पर भी कब्जा किया हुआ था, तथा उसके बाद तीनन के पास एक ग्लेशियर था जो कि खिसक जाने के कारण सभी मंगोल वहाँ पे जितने भी थे वो दबकर मर गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मैं आपको विधि सिंह के कार्यकाल की कुछ बातें बताऊँगी, ठीक है, जिनका जो है वो लाहौल स्पीति की हिस्ट्री के साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो अभी हम विधि सिंह का जो कार्यकाल था 1672 से 1688, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल्लू के राजा ने, यहाँ पे विधि सिंह की बात हो रही है, जो कि जगत सिंह के बाद राजा बनते हैं, और जगत सिंह जो बहादुर सिंह के बाद राजा बनते हैं। ठीक है, विधि सिंह के बाद मान सिंह राजा बनते हैं, उनकी भी आगे बात करूँगी, पर पहले आप इधर देखिए विधि सिंह की, जिनका कार्यकाल था 1672 से 1688। ठीक है, तो कुल्लू के राजा यानी विधि सिंह ने मुगलों की मदद की जब फिदाई खासन ने के नेतृत्व में उन्होंने लद्दाखियों ने मंगोलों के विरुद्ध बुलवाया। ठीक है, अब है मुगलों की भी बात और मंगोलों की भी बात। ढंग से इस लाइन को पढ़िए। कुल्लू के राजा ने मुगलों की मदद की जब फिदाई खासन के नेतृत्व में उन्हें लद्दाखियों ने मंगोलों के विरुद्ध बुलवाया। इस मदद के लिए मुगलों ने विधि सिंह को लाहौल का ऊपरी भाग दे दिया। ठीक है, तो जो लाहौल में थिरोट, कुल्लू और चंबा के बीच में सीमा बनी है, ठीक है, वो विधि सिंह के काल में निर्धारित की गई थी। ठीक है, आई रिपीट, जो लाहौल में थिरोट, कुल्लू और चंबा के बीच सीमा बनी है वो विधि सिंह के काल में निर्धारित की गई थी। ठीक है, इतना लग गया पता। यानी बहादुर सिंह ने लाहौल को जीता था। उसके बाद जगत सिंह के कार्यकाल में भी जो है वो लाहौल कुल्लू के ही कब्जे में रहा। उसके बाद विधि सिंह ने जो है थिरोट एक जगह है, ठीक है, तो कुल्लू और चंबा के बीच में जो सीमा है वो विधि सिंह के काल में निर्धारित की गई थी। उसके बाद राजा थे राजा मान सिंह, जो कि कुल्लू के राजा थे। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, कुल्लू के राजा मान सिंह ने करीब सन 1700 में लद्दाख के साथ लिंगती में सीमा निर्धारित की। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखा है, उन्होंने ही गोंदला किला बनवाया जिसे रानी की कोठी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जितना भी लिखा हुआ है सब इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ के जाना, कुछ मत छोड़ना।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख लाहौल स्पीति की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुल्लू के साथ, क्योंकि कुल्लू के काफ़ी राजा जो हैं वो यहाँ पे कवर भी होते हैं। और भी कुछ है लेकिन वो कुल्लू के इतिहास में आएगा। जो लाहौल स्पीति के साथ है वो सब मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ। 1681 से 1683 में जब तिब्बती लद्दाखी और मुग़ल युद्ध हुआ था तो स्पीति जो है वो नाम मात्र ही लद्दाख के अधीन था। तो मान सिंह जो कि कुल्लू के राजा थे, उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया इसका और स्पीति को अपने अधिकार में कर लिया और उसे भुगतान करने पर विवश किया। ठीक है, नॉट क्रिया, ये गलत लिखा है, विवश किया। तो कुल्लू के राजा टेढ़ी सिंह के राजकाल में जब कोई भी सुनार रघुनाथ जी के लिए छत्र नहीं बना सका तो लाहौल के सुनार फुटसन को बुलवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ध्यान रहे इस चीज़ का। ठीक है, राजा टेढ़ी सिंह जो थे वो मान सिंह के बाद राजा नहीं बने। मान सिंह के बाद 2 राजा और हुए थे, राजा राज सिंह, ठीक है, और राजा जय सिंह। ठीक है, और उसके बाद जो है वो राजा टेढ़ी सिंह जो है वो राजा बनते हैं। ठीक है, तो टेढ़ी सिंह का जो 1742 में ये राजा बने। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही है कि तो जब कोई रघुनाथ जी की छत्र नहीं बना सका तो लाहौल के सुनार फुटनस को बुलाया। आगे देखिए, 1820 में जब मूरक्राफ्ट लाहौल से गुजरे तो उन्होंने देखा कि 4 गांव बारकालानक, मुलिंग, शिपलिंग और गूस अभी भी लद्दाख को राजस्व चुका रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने 1862 में वो बंद कर दिया था। ठीक है, 1840 में सिख सेना ने मंडी रियासत पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को पकड़ लिया, जो 1841 में शांगरी में मर गया। यहाँ पे राजा अजीत सिंह की बात हो रही है, यहाँ लिख देती हूँ, अजीत सिंह। ठीक है, जिनका कार्यकाल था 1816 से 1841। ठीक है, तो जब सिख सेना ने मंडी रियासत पर अधिकार किया तो कुल्लू के राजा को तब पकड़ लिया था। ठीक है, यानी राजा अजीत सिंह को, और शांगरी में वो मर गए थे। ठीक है, उस समय मंडी के साथ साथ कुल्लू लाहौल भी सिखों के नियंत्रण में आ गया था। तो यहाँ से हमने क्या देखा, राजा बहादुर सिंह से लेके अजीत सिंह तक कुल्लू का जो है लाहौल पर नियंत्रण था, लेकिन सिखों के आक्रमण के बाद जो है लाहौल जो है वो कुल्लू के हाथ से निकल गया। ठीक है, चलिए, यानी कि कुल्लू और लाहौल भी जो है सिखों के नियंत्रण में आ गया। अब जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम्स में दिखते हैं और आपको ये याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि अब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं चलेगा। ठीक है, तो जितने भी हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, आगे भी हैं थोड़े से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको बहुत अच्छे से आप नोट करना। तो 1839 में जब कनिंघम लाहौल आए थे तो उन्होंने देखा कि लाहौल जो है सिखों के अधीन है। ठीक है, और जोरावर सिंह जो कि लद्दाख के राज्यपाल थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जोरावर सिंह जो कि लद्दाख के राज्यपाल थे, लाहौल और लद्दाख के बीच व्यापार को नियंत्रित करते थे। ठीक है, तो उनका जो टैक्स सिस्टम था, कर प्रणाली थी, वो लोगों को बहुत ज़्यादा सताती थी। तो 1841 में जब जोरावर सिंह ने तिब्बत पर आक्रमण किया, परंतु उनके सामने कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, और वो वहीं पे मारे गए। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम जोरावर सिंह। इसके बाद 1842 में लद्दाख की तरफ फिर से कूच किया। ठीक है, लेकिन दिसंबर 1842 में गुलाब सिंह की सेना ने उन्हें हरा दिया और उनके जो जनरल थे सुखांग, उन्हें बंदी बना लिया था। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार फिर करवा देती हूँ, ढंग से देखना क्या हुआ था। 1840 में लाहौल सिखों के कब्जे में आ गया था। तो कब आया था? 1840 में। और 1839 में, ठीक है, इससे 1 साल पहले जो है कनिंघम ने लाहौल की यात्रा की थी। ठीक है, इतना लग गया पता। तो कब आया था? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिखों ने लाहौल पर कब्जा कब किया था या फिर लाहौल सिखों के कब्जे में कब आया था, तो वो 1840 में आया था। ठीक है, और कनिंघम ने 1839 में ही लाहौल की यात्रा की थी। ठीक है, विलियम मोरक्राफ्ट की 1820 में लाहौल यात्रा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1820 में विलियम मोरक्राफ्ट की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब 1846 में अमृतसर संधि हुई थी, जो कि अंग्रेज़ों और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी, और उसके बाद जो है स्पीति अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अमृतसर संधि जो है वो किस किस के बीच में हुई थी। तो 1846 में हुई थी अमृतसर संधि, गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, जम्मू के राजा गुलाब सिंह को दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो लाहौल स्पीति था उस पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण रहा।
चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय जो है वो 1975 में हुआ था, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया था। किसको बनाया था? बलीराम को। और दूसरा नेगी अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा नेगी किसे बनाया था, तो वो थे ठाकुर ताराचंद को, ठीक है। तो 1941 तक ऐसे ही चलता रहा था, जब तक नायब तहसीलदार नियुक्त नहीं हुए थे, ठीक है। तो तब तक ऐसे ही चलता रहा। तो पहले नेगी थे बलीराम और दूसरे थे ठाकुर ताराचंद, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय स्पीति के नोनो वजीर ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने लाहौल के वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी। 1941 में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी और उसका मुख्यालय केलोंग बनाया गया। पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को 1960 में जिला बनाया था, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना कि लाहौल स्पीति पहले पंजाब का हिस्सा था, ठीक है। तो 1966 में लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था और 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसी समय पंजाब का भी गठन हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1966, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। सो ये जितना भी है मैंने मैक्सिमम कवर कर दिया है। तो लाइक आप इसे समझ लो 75 to 80% जो है वो इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कर लेते हैं थोड़ा, ताकि रिवीजन भी हो जाए और भी पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गारजा और स्वांगला भी कहा जाता है। कनिंघम के अनुसार लाहौल का अर्थ है दक्षिण जिला लद्दाख का। आई रिपीट, दक्षिण जिला लद्दाख का। लाहौल संस्कृतियन ने लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है। किसकी कहा है? देवताओं की, ठीक है। मणियों की भूमि नहीं कहा है। मणियों की भूमि जो है वो स्पीति का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। मणियों की भूमि क्या है? स्पीति। लेकिन देवताओं की भूमि राहुल संस्कृत्यान ने लाहौल को कहा है, ठीक है। जबकि एक अन्य अर्थ भी है, जैसे दर्रों का देश भी कहा जाता है लाहौल को, ठीक है। सो ये सब जो है वो लाहौल को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मणियों की भूमि जो है वो स्पीति को कहा जाता है। तो स्पीति का अभी तो जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय है केलोंग, लाहौल स्पीति का ही है। लेकिन इससे पहले जो स्पीति का मुख्यालय था, सिर्फ स्पीति की बात हो रही है, तो वो ढांगकर था, ठीक है। स्पीति के बारे में ये कथन किसका है कि ये स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है, ठीक है। तो स्पीति के बारे में ये कथन रुडयार्ड किपलिंग का है कि ये स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये स्थान जो है मनुष्य के योग्य नहीं है। ये कथन जो है स्पीति के बारे में, मैं स्पीति की बात कर रही हूँ, ठीक है, स्पेसिफिकली, ठीक है। आगे देखिए, केलांग सुंदरी क्या है? तो केलांग सुंदरी जो है वो एक पर्वत की चोटी है, शैल श्रृंग भी कहते हैं, ठीक है। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो वो है लोसर, ठीक है। लाहौल स्पीति का मुख्यालय क्या है? अभी बताया मैंने, केलोंग। लाहौल स्पीति जिले की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है? मैंने अनुसूचित जनजाति कहा है, ध्यान रहे, ठीक है। तो कितनी है? 73%, ठीक है। आगे देखिए, स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी मैंने आपको बताया, स्पीति को मणियों की भूमि कहते हैं या फिर रत्न भूमि भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? पद्म संभव जी ने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में, ठीक है। लाहौल स्पीति कब ब्रिटिशर्स के नियंत्रण के अंतर्गत आया? तो वो था 1846 में। शायद मैंने ये नहीं पढ़ाया होगा, तो आप ध्यान रखना कि 1846 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, ठीक है। गोंदला क्या है? गोंदला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गोंदला किला जो है वो लाहौल स्पीति में है और राजा मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है। आगे देखिए, पोरी उत्सव किस मंदिर में मनाते हैं? तो वो त्रिलोकीनाथ मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है। ढांकर कहाँ के राजा की राजधानी थी? ठीक है, ढांकर कहाँ के राजा की राजधानी थी? तो वो थी स्पीति के राजा की, ठीक है। हॉप्स की फसल जो होती है वो भी लाहौल स्पीति में ही होती है, ठीक है। और बस यही है, यही कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर रिपीट करवा देती हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाहौल स्पीति का एरिया कितना है। 13,800, यहाँ देखिए 13,835 स्क्वायर किलोमीटर जो है लाहौल स्पीति का एरिया है, ठीक है। और केलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, एंड लिंग अनुपात है 916, 900 एंड
साक्षरता है यानी लिटरेसी है 77.24%। ग्राम पंचायतें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 204 हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और बाकी मैंने चंपा की हिस्ट्री भी करवाई हुई है, तो मैंने बर्वन नाम वाले करवाए हैं अभी तक, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी उसको। ठीक है, तो मैं कुछ टाइम में वो वीडियो डाल दूँगी। तो क्योंकि चंबा की हिस्ट्री बहुत बड़ी है तो इसलिए मैंने वो छोटे छोटे क्लिप्स में बनाया है, तो 2 या 3 राजा करके ही एक एक वीडियो बनाई है। ठीक है, लाहौल स्पीति की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो इसलिए मैंने सारा इकट्ठा ही मिक्स कर दिया सब कुछ ही। और जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया इसी सीक्वेंस में आप पढ़ना, आपके लिए इजी हो जाएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ याद करना, बुक्स में थोड़ा सा मिक्स कर दिया हुआ है, पर बुक्स से ज़्यादा तो कोई जानता नहीं है, बुक्स से तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन सीक्वेंस पढ़ा हो ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। ठीक है, सो बाकी प्रिकॉशंस लेते रहिए। कोविड चल रहा है, 3rd वेव आने वाली है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, तो अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए। अननेसेसरी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए। आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास वाले भी खुश रहेंगे, है ना। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।